मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। देखिए, हम जो टॉपिक कर रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें आज का जो अपना टॉपिक है वो है जॉब कॉस्टिंग के रिगार्डिंग। पहला लेक्चर हमने किया जिसमें हमने अलग अलग टाइप पढ़े थे, जिसमें हमने जॉब कॉस्टिंग भी पढ़ा था। इसके अलावा हमने वहाँ पर ऑपरेशन कॉस्टिंग भी पढ़ा था, सर्विस कॉस्टिंग जिसको बोल सकते हैं, हमने वो भी पढ़ा था। तो उसके रिगार्डिंग आज अपना एक जो टॉपिक आता है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग के रिगार्डिंग। आइए बात करते हैं। सबसे पहले जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये मोर लेबर ओरिएंटेड है, यानी कि इसके थ्रू जो काम किया जाता है वो क्या किया जाता है, मशीनों से ना कर लेबर के थ्रू किया जाता है। जॉब कॉस्टिंग जो हम पढ़ के आए थे कि सर ये स्पेसिफिक का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है ये? स्पेसिफिक का। दो टाइप के अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था क्या, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, और एक हमने पढ़ा था ऑपरेशन कॉस्टिंग। तो ये स्पेसिफिक कॉस्टिंग का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है ये? स्पेसिफिक कॉस्टिंग का एग्जाम्पल है। देखिए क्या कुछ दिया गया है। जॉब्स आर परफॉर्म विद वर्किंग एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि जनरली शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। पहले तो ये याद रखना, यानी कि इसको कंप्लीट होने में क्या लगता है सर, बिल्कुल ही छोटा टाइम पीरियड होता है। यानी कि कस्टमर स्पेसिफिक होता है, जैसे ही कस्टमर ऑर्डर देगा आप उसके बाद काम करना स्टार्ट करते हो। ऑर्डर देने से पहले खुद बना के सामान नहीं रखते, स्टोर करके नहीं रखते। पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात, जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर आता है उसके ऑर्डर को कंप्लीट करने में हमें थोड़ा सा ही टाइम लगता है, दूसरी बात। तीसरी बात कि जो कस्टमर का ऑर्डर पूरा किया जाता है वो प्रीमिसेस के अंदर रहकर किया जाता है, ठीक है। यानी कि ये चाहे वो फैक्ट्री की हो और चाहे उसके कस्टमर के घर के अंदर हो। लाइक कैन बी कैरिड एट द प्रीमिसेस ऑफ कस्टमर, लाइक फर्नीचर वर्क ऑफ ए बिल्डिंग। अगर आपको फर्नीचर का काम करना है, किसी कोई नई कोठी वगैरह बन रही है वहाँ पर, तो ये जॉब कॉस्टिंग के अंदर आता है, ठीक है। कर्टन वर्किंग ऑफिस के अंदर पर्दे वगैरह लगाने हो तो इसके रिगार्डिंग आ सकता है। यानी कि हर जॉब को आप स्पेशल ट्रीटमेंट दोगे, उसकी स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स होती है, जो कंज्यूमर बताएगा उसके अकॉर्डिंग आप उसको पूरा करते हो। क्या क्या था शाबाश, फिर से रिपीट कर लेते हैं। सर पहला था जॉब कॉस्टिंग के रिगार्डिंग कि कस्टमर ऑर्डर देगा तभी बनाते हैं, उससे पहले नहीं बनाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या दे रखा है, सेकंड दे रखा है सर इसको पूरा करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये भी ठीक है। और तीसरा पॉइंट जो आता है सर, जॉब कॉस्टिंग हर कंज्यूमर या कस्टमर के टेस्ट, डिजाइन, क्वालिटी ऑफ वर्क या स्पेंडिंग पावर, पैसा कितना खर्च कर सकता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका मतलब तो ये हो गया सर, हर जॉब जो है वो उसके यूनिक फीचर्स होते हैं। स्मॉल ड्यूरेशन होता है, फैक्ट्री प्रीमिसेस या कस्टमर की प्रीमिसेस के अंदर काम किया जाता है, और स्मॉल वैल्यू का होता है। क्या होता है? स्मॉल वैल्यू का होता है, ये आपको याद रखना है। हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या, स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स या फीचर ऑफ जॉब कॉस्टिंग। क्या क्या इसकी फीचर्स हैं, यहां से आपको पढ़ना है। आइए वन बाय वन इसको करते हैं। पहला, प्रोडक्शन इन मोस्ट ऑफ केस अगेंस्ट कस्टमर ऑर्डर, यानी कि कस्टमर जो ऑर्डर देगा उसके कहने के ऑर्डर के बाद, यहाँ पर अगेंस्ट का मतलब यहाँ पर उसके ऑर्डर के बाद ही हम प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, ना कि कुछ स्टॉक में पहले से बना के रखते हैं। पहला पॉइंट, ठीक है ना, कस्टमर के ऑर्डर के बाद काम स्टार्ट करना पड़ेगा। हर जॉब को आप स्पेशल ट्रीटमेंट दोगे, यानी कि उसकी नीड रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। थर्ड वन दिया गया है फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना, फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। इट मीन्स फ्लो ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि भाई कितनी स्टेजों से होकर जाएगा ये प्रोडक्ट एक। तो ये मैटर करता है सर प्रोडक्ट है किस नेचर का, ठीक है, उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट वन आता है कि कॉस्ट कैलकुलेट की जाती है जॉब वाइज, और हर जॉब को हम यूनिट मान के चलते हैं कि एक जो यूनिट कॉस्ट निकालनी होती है, पर यूनिट कॉस्ट निकालनी होती है, तो जो जॉब है वो खुद में ही पर यूनिट होता है, ये याद रखना। प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किए जाते हैं ईच जॉब के। उसके बाद हर जॉब को एक स्पेसिफिक नंबर दीजिए। कैसे, मान लिया कस्टमर आया, कोई भी राम नाम से आया तो उसको उसका काम करें तो 101 लिख दिया, फिर श्याम नाम था तो उसके काम को 102 लिख दिया, ठीक है। ऐसे कोई वन भी लिख सकते हैं आप। तो अब 101 का मतलब यहाँ पर हो गया राम, तो 101 से रिलेटेड जो भी उसकी बिल्डिंग में आप काम कर रहे हो, चाहे वो कर्टन का हो, चाहे आपका पेंटिंग का हो, चाहे कोई भी काम हो, वो सारा का सारा हम 101 नंबर से लिखते चले जाएंगे, एंट्री करते चले जाएंगे। तो इस ऐसा क्या होगा कि हैंडल करने में थोड़ा इजी रहता है। इसके अलावा जो हर यूनिट की जो कॉस्ट निकालते हैं वो उसके कंप्लीट होने के बाद निकालेंगे। किसके बाद?
यानी कि जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा काम उसके बाद उसकी कॉस्ट निकाल पाते हैं टोटल, उससे पहले नहीं निकाल पाते हैं। इसके अलावा सेपरेट वर्क इन प्रोग्रेस लेजर, इसके लिए अलग से प्रोग्रेस लेजर बनाया जाता है हर ईच जॉब का। जैसे 101 नंबर वाली जॉब का अलग हो गया, 102 नंबर वाली जॉब का अलग हो गया। ठीक है, जॉब कॉस्टिंग जो है मोर लेबर ओरिएंटेड है। ये कैसे, मशीनों से इसमें कम यूज किया जाता है जबकि लेबर का ज़्यादा यूज किया जाता है। होप सो आपको जॉब कॉस्टिंग के फीचर को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ जॉब कॉस्टिंग, कि जॉब कॉस्टिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। जॉब कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले तो सर ईच जॉब का जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम। दूसरा, कंपैरिजन कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक, किस चीज़ का कंपैरिजन करोगे सर, एक्चुअल और एस्टिमेटेड कॉस्ट का। अगर आपने बढ़िया काम किया है तो आप एफिशिएंट हो, अगर आपने बढ़िया काम नहीं किया तो इनएफिशिएंट हो गया। थर्ड पॉइंट, फ्यूचर के अंदर जो प्राइस सेट करना है, जो कोटेशन सेट करनी है, वो मैनेजमेंट इस कॉस्ट डेटा के बेस पर इजीली सेट कर सकता है। फोर्थ पॉइंट, किसी भी काम की वैल्यूएशन करना, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस के थ्रू वो इजी रहता है इस मेथड के अंदर, और एक्यूरेट कॉस्ट निकाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि हर कॉस्ट का, हर जॉब को अलग नंबर हम देते हैं। ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं। अब बात करते हैं इसकी एडवांटेज या डिसएडवांटेज के रिगार्डिंग। तो एडवांटेजेस में देखिए क्या कुछ दिया गया है। पहला, फर्स्ट वन, इट हेल्प टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट की हर प्रोडक्शन कॉस्ट निकाली जाती है हर जॉब की। ठीक है, हर जॉब को ही यूनिट माना जाता है। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे के सारे को जॉब कॉस्ट शीट के अंदर आप मेंशन कर लेते हो, चाहे वो मटेरियल के रिगार्डिंग हो, चाहे लेबर के रिगार्डिंग हो, चाहे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, सारे के सेपरेटली अलग अलग लिखे जाते हैं। एक्यूरेट कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि उसका नंबर अलग अलग दिया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है अलग अलग नंबर से। इस कॉस्ट के बेस पर बजटरी कंट्रोल डिसीजन लिए जा सकते हैं या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जैसे डिसीजन लिए जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई भी प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं है, इसका डिफरेंस भी हम कॉस्ट के बेस पर लगा सकते हैं। और कॉस्ट जो हेल्प करता है, अगर आप कोई आप बोल सकते हो आइडेंटिफाई करने में, किसके रिगार्डिंग, कोई डिफेक्टिव वर्क है या फिर कोई स्पॉलेज वगैरह है जिसके अंदर हम बोल सकते हैं रिसाव वगैरह कुछ हो रहा है, कोई आपका प्रोजेक्ट में कुछ कमियां हैं, कहाँ से वीक पॉइंट कौन कौन सा है, वो किसी डिपार्टमेंट का है या किसी पर्टिकुलर पर्सन का है इस डिपार्टमेंट के, तो उसकी फिक्स की जाती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाती है। सेलिंग प्राइस फिक्स कर सकते हो, यानी कि कोटेशन प्राइस भी इसका फिक्स किया जा सकता है। इसके अलावा जॉब कॉस्टिंग की अगर मैं बात करता हूँ, जॉब कॉस्टिंग में क्या होता है सर, आप कॉस्ट निकाल लेते हो एक्यूरेट, उस एक्यूरेट कॉस्ट में कुछ प्रॉफिट जोड़कर हम प्राइसिंग डिसाइड कर सकते हैं। ये सारा का सारा क्या था, इसकी एडवांटेज थी। इसकी एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ इसकी डिसएडवांटेज भी दी गई हैं। आइए वन बाय वन उसको करते हैं। फर्स्ट वन, डिसएडवांटेज में क्या होगा जॉब कॉस्टिंग में, सबसे पहले ये सर कि जो भी टास्क जॉब है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ही आप एक्यूरेट कॉस्ट का पता लगा पाओगे। सर ये तो एक टाइप का हिस्टोरिकल कॉस्टिंग की तरह हो गया ना, तो इसका बेनिफिट तो इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि कंट्रोल तो कुछ रहा नहीं, जो कॉस्ट हो चुकी, खर्चा हो चुका, उसके बाद उसका आप रिकॉर्ड कर रहे हो। तो पहली कमी तो इसकी यही है और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी यही है, यानी कि ये हिस्टोरिकल कॉस्टिंग पे बेस आप ऐसा बोल सकते हो। इसके अलावा कंपैरिजन करता है एक जॉब का दूसरी जॉब से, लेकिन अगर आपने मेथड्स अलग अलग अडोप्ट किए गए हैं, जॉब अलग अलग नेचर की है, तो वहां पर कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं। हाँ, सिमिलर नेचर की जॉब है तो कंपैरिजन किया जा सकता है, लेकिन अलग अलग नेचर की जॉब है तो वहां पर कंपैरिजन करना टिपिकल वर्क है। क्लरिकल काम जो है वो बढ़ जाता है क्योंकि हर स्टेप को आप इसमें लिखते हो, चाहे वो मटेरियल हो, लेबर हो, डायरेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो उनके रिगार्डिंग। ठीक है, इसके अलावा हर जो जॉब को है हर स्टेज पर आप आइडेंटिफाई करते हो, अलग नंबर देते हो, जो बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है क्योंकि आप हर प्रोजेक्ट का अलग अलग नंबर देते हो, जिसका लेजर वगैरह मेंटेन करना थोड़ा टिपिकल टास्क है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पहले से मान के चलनी पड़ेगी। क्या मान के चलनी पड़ेगी, लाइक आप टाइमली बुकिंग कैसे करते हो, ओवरहेड रेट की रिकवरी कैसे होगी, ठीक है, मटेरियल इश्यू मेथड कौन सा यूज करो, सब कुछ आपको पहले मेंशन करना पड़ेगा, तब जाके जॉब कॉस्टिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हो। ठीक है, याद रखने के लिए मैंने बता दिया कि जैसे आपने घर बनवाया तो वहां पर फर्नीचर वगैरह काम करवा रहे हो, तो ये जॉब कॉस्टिंग का एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं सर इसका प्रोसीजर क्या है।
यानी कि जॉब कॉस्ट अकाउंटिंग जो आपने बोला था कि सर कि इसमें कॉस्ट शीट वगैरह बनाते हैं, तो कैसे बनाते हो आप, उसका क्या कुछ प्रोसीजर दिया गया है ताकि हर जॉब को अच्छे से परफॉर्म किया जा सके, उसकी कॉस्ट शीट को अच्छे से मेंटेन किया जा सके, और मैनेजमेंट भी इसके बेस पर प्लानिंग, आप बोल सकते हो कि राउटिंग यानी कि उसमें मार्ग दिखा सके, या शेड्यूलिंग या फिर कंट्रोलिंग के रिगार्डिंग काम कर सकते हैं। आइए इसके स्टेप को पढ़ते हैं वन बाय वन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इसकी प्रोसेस के। फर्स्ट वन क्या होता है, रिसीविंग एन इंक्वायरी। सबसे पहले कस्टमर क्या करेगा सर, हमारे पास ऑर्डर भेजेगा, ये बोलेगा कि मेरे पास एक बिल्डिंग है जहां पर मुझे फर्नीचर का काम करवाना है, ठीक है। तो ये क्या, सबसे पहले क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारी इंक्वायरी हमारे पास आती है एक जॉब को लेकर, ठीक है। एक जॉब को लेकर बहुत सारी इंक्वायरी आती है, अलग अलग कस्टमर जो है प्रोड्यूसर के पास भेजते हैं, वो बताते हैं कि हमें फर्नीचर का काम है, इस लकड़ी की, ये मतलब इस टाइप की लकड़ी होनी चाहिए, चाहे वो शीशम की हो, किसी चीज़ की भी आप लगा सकते हो, यूज करोगे, क्या क्वालिटी होगी, क्या प्राइस लोगे आप। यानी कि कहने का मतलब जो इंक्वायरी आएगी, जो पूछताछ करेगा वो तो सारी बातों की पूछताछ करता है जी, क्या क्वालिटी, कितनी क्वांटिटी लग जाएगी, प्राइस क्या रहेगा, कब तक पूरा कर दोगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट। अब उसने तो अपनी बात बता दी कि सर मेरे को इस टाइप से मेरी कोठी में ये काम चाहिए फर्नीचर का। अब हम क्या करेंगे, जो प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो उसकी कॉस्ट का एस्टिमेशन करेगा जैसा उसने बताया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। हम क्या करेंगे, हर स्टेप पर कॉस्ट निकालने की कोशिश करेंगे, हर एलिमेंट वाइज हम कॉस्ट को कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड करते हैं, और फिर कंपैरिजन करते हैं कि हमने जो सोचा है और जो एक्चुअल में करेंगे तो उससे हमारा क्या बेनिफिट या नुकसान होने वाला है। अगर कोई वेरिएंस वगैरह होता है तो उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की जा सकती है, ठीक है, ताकि कंट्रोल किया जा सके उसके बेस पर। यहाँ कॉस्ट का मतलब क्या है, जैसे हमने अब उसको बताने वाले हैं तो हम मार्केट में गए, प्रोड्यूसर मार्केट में गया, वहाँ से सारे मटेरियल का रेट वगैरह पूछ के आएगा, फिर उसको बताएगा, तो उस टाइप से है। यानी कि एक्चुअल रियल कॉस्ट निकाल देगा, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ देगा, फिर उसको प्राइस वगैरह बता देगा भाई किस क्वालिटी का कितनी क्वांटिटी में कब तक हो जाएगा। रिसीविंग ऑफ ऑर्डर। अब हम जैसे ही उसको कॉस्ट बता देते हैं, पहले देखो यहाँ पर कस्टमर आया, उसने हमसे पूछा, हमने उसकी ओवरऑल कॉस्ट करके एक कोटेशन वगैरह हमने बता दिया कि भाई इतना पैसा आपके पास लग जाएगा। अब उसकी हाँ या ना डिपेंड करती है। अगर कस्टमर को लगता है कि उसके बजट में है तो क्या करेगा वो, तो अपने को ऑर्डर दे देगा, और अपने को ऑर्डर देगा, इट मीन्स हम क्या करेंगे, रिसीविंग ऑफ द ऑर्डर। हम ऑर्डर को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। ऑर्डर को रिसीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कस्टमर जो चाहता है उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, जो उसकी अलग अलग कंडीशंस है, चाहे प्रोड्यूसर के रिगार्डिंग है, चाहे कंज्यूमर के रिगार्डिंग, जो उन्होंने नेगोशिएट किया है उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर को आपको बनाना पड़ेगा। फिर आता है जॉब ऑर्डर नंबर। अब जैसे कस्टमर, ऐसा तो है नहीं कि एक ही कस्टमर ए नाम से वही आया होगा, बी ने भी ऑर्डर दिया होगा, सी ने भी, डी ने भी, ई ने भी, ऐसे अलग अलग कस्टमर ने ऑर्डर दिए होंगे। और हर हो सकता है कि सेम ऑर्डर भी ना दिया हो, हर जगह फर्नीचर का काम भी ना हो, कहीं जगह कोई अलग अलग काम भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, हर किसी को नंबरिंग दे देंगे। क्या दे देंगे, नंबरिंग दे देंगे। जैसे इसको 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3, 4, 5, 6, ऐसे नंबर अलग अलग अलॉट कर देंगे, ठीक है। जैसे इसने जॉब नंबर दे रखे हैं 101, 102, 103 आप अलॉट कर सकते हो। किसके लिए, टू मेंटेन सेपरेट आइडेंटिटी, ताकि अलग से मेंटेन किया जा सके, ठीक है, फॉर रिकॉर्डिंग वेरियस आइटम ऑफ एक्सपेंसेस उस जॉब के रिगार्डिंग जो। अब हमने क्या किया, जॉब ऑर्डर जो कस्टमर जो आया उसको नंबर दे दिया, हमने रजिस्टर कर दिया उसको। फिर होता है प्रोडक्शन ऑर्डर या फिर जॉब ऑर्डर। प्रोडक्शन ऑर्डर जो तैयार किया जाता है वो प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार किया जाता है। क्या कुछ होता है इसमें, आइए देखते हैं। जब एक कस्टमर ऑर्डर दे देता है, उसको प्रोड्यूसर एक्सेप्ट कर लेता है, तो उस प्रोडक्शन को प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट एक प्रिपेयर करता है। कौन प्रिपेयर करता है, प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट। क्या प्रिपेयर करता है, प्रोडक्शन या जॉब ऑर्डर। ये जॉब ऑर्डर दे रखा है जी, इसको प्रिपेयर कौन करेगा, प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट वगैरह प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। ये एक रिटर्न ऑर्डर होता है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अपने साथ रखता है, अपने साथ कैरी करता है, ठीक है, जॉब के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक, ताकि उसको पता चल जाए। देखो कहने का मतलब मैंने ये लिख दिया, कस्टमर ने लिखा दिया ये चीज़ चाहिए। अब जो भी मिस्त्री वगैरह है आपके घर पर जाकर फर्नीचर का काम करेगा, तो वो जो आपने बोला है वही मैटर तो बनाएगा ना वहाँ पर जाकर। तो क्या करेगा, ये कैरी करता है अपने साथ, तो ताकि कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बना सके। इस जो प्रोडक्शन ऑर्डर में है वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो जॉब के रिगार्डिंग कस्टमर चाहता है, लाइक मटेरियल, लेबर, डिपार्टमेंट, राउटिंग, आप बोल सकते हो कि ठीक है, कोई
सॉरी रूटिंग, कोई मार्ग वगैरह दिखाना है, या फिर शेड्यूलिंग टूल वगैरह, सब क्या कुछ चाहिए। अच्छा एक बात और, कि जब भी आप कोई काम टास्क पूरा करते हो तो उसके रिगार्डिंग जितने भी एलिमेंट है, जितने भी इक्विपमेंट है, टूल्स, आपको सारे के सारे पहले ही कैरी करके चलते हो। तो जो प्रोडक्शन ऑर्डर की जो कॉपी दे रखी है वो क्या करता है, प्रोडक्शन ऑर्डर की जो कॉपी है वो सेंड करता है अलग अलग डिपार्टमेंट को, जहाँ से जो मान लीजिए एक जॉब को पूरा करने में अलग अलग डिपार्टमेंट चाहिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी आपको कंप्लीट चाहिए, और इसके अलावा मान लीजिए कि आप बोल सकते हो कि हेल्पिंग के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहिए, एचआर डिपार्टमेंट चाहिए। तो इन सब को जो जो व्यक्ति चाहिए उन सबको इसकी एक कॉपी भेज दी जाती है, ताकि टाइम पर अपने अपने जो नीड के अकॉर्डिंग जो जिसका जो काम है वो टाइम पर कंप्लीट किया जा सके। एक स्पेसिमेन कॉपी दे रखी है प्रोडक्शन ऑर्डर की, देखिए क्या कुछ होता है इसके अंदर। प्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले सीरियल नंबर दे देंगे, लाइक मैंने लिख दिया 101, कस्टमर का नाम लिख देंगे, मान लिया कि लिख दिया राम, कस्टमर का ऑर्डर नंबर लिख देंगे, कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। डेट लिख देंगे, मान लें कि हम तारीख लिख देते हैं 23/2/2023, ऑपरेशन नंबर, मशीन, ऐसे अलग अलग लिख देंगे, ठीक है। क्लॉक टाइम क्या था, ऑपरेशन नंबर कितना है, डिपार्टमेंट नंबर, क्या कुछ काम करता है, सब कुछ। ये एक तरह का क्या हो गया, ऑर्डर परफॉर्मा हो गया कि कस्टमर को क्या क्या चाहिए। खासकर आप ये मान लो कि जैसे आप ठीक है टेलर के पास नहीं जाते, वो सारा नाप वगैरह आपका जो लेता है वो लिखता है, उस वाली बात। फिर आता है रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट। अब आपने क्या किया, प्रोडक्शन ऑर्डर या जॉब ऑर्डर हो गया तैयार, रेडी हो गया, अब उस कॉस्ट को रिकॉर्ड करोगे। आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे, किस में करोगे सर, कॉस्ट सीट में करते हैं, कॉस्ट सीट। इस कॉस्ट सीट को, सॉरी जॉब कॉस्ट सीट को जॉब कॉस्ट कार्ड भी बोलते हैं, जॉब कॉस्ट सीट को क्या बोलते हैं, जॉब कॉस्ट कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर ईच जॉब जो है उसकी उसको कलेक्ट किया जाता है और उसको रिकॉर्ड किया, मतलब कहाँ कहाँ कॉस्ट आ सकती है, मटेरियल की, लेबर की, ठीक है, एक्सपेंसेस वगैरह कौन से लगे और उनको रिकॉर्ड करना है। ये सारा का सारा काम किस में किया जाता है, रिकॉर्ड ऑफ द कॉस्ट, चाहे वो मटेरियल हो, लेबर हो, किसी टाइप का खर्चा हो। नेक्स्ट वन आता है इसके अंदर, आखिरी पॉइंट है, 7th पॉइंट है, ये नोट डाउन कीजिएगा आप। 7th पॉइंट, 7 जो पॉइंट दे रखा है वो है आपका कंप्लीशन, कंप्लीशन ऑफ जॉब, कि जॉब जो कंप्लीट होती है उसके बारे में भी लिखना पड़ता है। क्या लिखोगे, व्हेन द जॉब इज कंप्लीटेड, व्हेन द जॉब इज कंप्लीटेड ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट तैयार करनी पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन एज जॉब, जिसको क्या बोल देते हैं, जॉब बोल देते हैं। और फिर आपने जो कॉस्ट सीट बनाई है, या हम इसको बोल सकते हैं कि जॉब रिपोर्ट, वो क्या की जाती है, इज प्रिपेयर्ड, उसके बाद वो प्रिपेयर कर दी जाती है। यानी कि ये 7 स्टेप थे, कौन कौन से थे आपको याद हो। पहला स्टेप था रिसीविंग एन इंक्वायरी, कस्टमर से हमें इंक्वायरी मिलती है। दूसरा था एस्टिमेशन ऑफ द कॉस्ट। थर्ड वन है रिसीविंग ऑफ द ऑर्डर। चौथा है आपका जॉब ऑर्डर नंबर दे देंगे। पांचवा जॉब ऑर्डर का परफॉर्मा वगैरह तैयार करना। छठा है रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट और सातवां है कंप्लीशन ऑफ जॉब। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जॉब कॉस्टिंग के साथ साथ हम बैच कॉस्टिंग भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, बैच कॉस्टिंग। अब जैसा इसका नाम है बैच कॉस्टिंग को जैसे दिख रहा है आपको लोट कॉस्टिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। लोट कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है भाई, इसमें छोटा अमाउंट का ऑर्डर होता है लेकिन अलग अलग कस्टमरों, बहुत सारे कस्टमरों द्वारा दिया जाता है। और जैसे जो बैच का मतलब हो गया ग्रुप के अंदर, और जैसे ही हमें लगता है मान लिया कि एक मशीन है जो एक साथ मान ले कि 100 जो आप बोल सकते हो कि दवाई के जो मेडिसिन है ना, मेडिसिन उसके जो पत्ता आता है, जैसे एक पत्ते में 10 गोली आती है, वैसे 100 ये जो पत्ते हैं वो तैयार करती है कोई भी एक मशीन एक टाइम में। तो हम क्या वेट करेंगे बैच कॉस्टिंग के अंदर, कि जैसे ही 100 पत्तों का ऑर्डर आ जाएगा उसको एक ग्रुप बना लेंगे और फिर उस मशीन को ऑन कर देंगे और चला देंगे। तो इसका मतलब सर हर बार मशीन फिर सेटिंग करनी पड़ती है, हर बार चलानी पड़ती है, बिल्कुल डिट्टो सही कहा आपने। तो देखिए इसके अंदर क्या आपको दिया गया, फर्स्ट वन क्या दे रखा है आपका बैच कॉस्टिंग के रिगार्डिंग। पहली बात क्या है, ये लिखिए, इट इज ए परपेचुअल फॉर्म ऑफ कॉस्टिंग,
ये कोई टाइम पीरियड के रिगार्डिंग नहीं, परपेचुअल लगातार चलता रहता है। जैसे आपका ऑर्डर आया, बैच बना, हमने स्टार्ट कर दिया, जैसे बैच बढ़ा स्टार्ट कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना, निरंतर चलने वाली प्रोसेस है ये, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या दे रखा है, जब बहुत सारे आर्टिकल्स जो आपको प्रोड्यूस करने हैं, एक ग्रुप में प्रोड्यूस करते हो, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस किए जाते हैं एक सिंगल सीटिंग ऑफ मशीन। सीटिंग का मतलब होता है मशीन चलाना। भाई मैंने बोल दिया कि जैसे ही 100 पत्तों का, गोली के पत्ते जो है उसका ऑर्डर आ जाता है तो आप मशीन ऑन कर देते हो, और जैसे ही वो बंद हो जाता है तो उस मशीन को दोबारा से ऑफ कर देते हो। तो ये ध्यान रखना आपका। अब जो ये 100 ऑर्डर आता है, अलग अलग मेडिसिन का हो सकता है, अलग अलग उसमें सोल्ट हो सकते हैं, अलग अलग साइज हो सकता है, ठीक है, कैप्सूल हो सकते हैं, गोलियां हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो अलग अलग जो आर्टिकल्स है, जो वस्तुएं हैं, जो बनाते हो आप, कॉमोडिटी है, उनका अलग अलग नेचर वाइज अलग अलग हो सकता है, डिजाइन वाइज, कलर वाइज, साइज वाइज अलग अलग हो सकता है। इसका मतलब क्या है, क्रक्स क्या है फिर आपका बैच क्वेश्चन किसको बोलेंगे? इट मीन्स व्हेन सिमिलर ऑर्डर फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर, यानी कि डिफरेंट कस्टमर से सिमिलर ऑर्डर मिलता है तो कंबाइन कर लेते हैं इनटू ए लोट। हम क्या करेंगे, उसको एक कंबाइन कर लेंगे एक लोट में फॉर द प्रोडक्शन पर्पज। इसको बोलते हैं बैच कोस्टिंग या फिर लोट कोस्टिंग। यानी कि अलग अलग लोगों से सिमिलर टाइप का, मान ले कोई, किसी ने बोला कि सर हमें गोली चाहिए, गोली के 100 पत्ते चाहिए, किसी ने बोला सर हमें कैप्सूल के 100 पत्ते चाहिए, किसी ने बोला सर हमें लिक्विड में चाहिए 100 बोतल। तो अलग अलग ऑर्डर के अलग अलग बैच बना, जैसे बैच 1, बैच 2, बैच 3 ऐसे बना दिए, और मशीन चलाएंगे। पहले इसको इकट्ठा होते ही मशीन चला देंगे, फिर इसके रिगार्डिंग चला देंगे, फिर इसके रिगार्डिंग चला देंगे। जैसे ही कस्टमर का ऑर्डर मिलेगा तभी चलाते हैं, बल्क में इकट्ठा करके नहीं रखते पहले, तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। तो कोस्ट को कैलकुलेट कैसे करते हैं सर? कोस्ट कैलकुलेट फॉर होल लोट या बैच, पूरे लोट की बैच की कोस्ट कैलकुलेट की जाती है। जैसे हमने बनाया ये गोली मेडिसिन का 100 जो आपके पत्ते हैं वो बन गए हैं गोली के, तो इसकी कोस्ट कैलकुलेट की जाएगी और फिर उसको डिवाइड किया जाएगा नंबर ऑफ, इसके अंदर जो यूनिट बनती है उससे, ठीक है। तो अगर अलग बैच आ गया, मान लीजिए ये बैच अलग दे दिया है, तो इसके लिए फिर अलग से मशीन की सीटिंग करनी पड़ेगी, अलग से मशीन ऑन करनी पड़ेगी। इसका एग्जांपल है जो मोस्ट पॉपुलर है, एक तो मेडिसिन दवाई ड्रग्स के रिगार्डिंग होता है, रेडीमेड गारमेंट्स के रिगार्डिंग हो सकता है, शूज के रिगार्डिंग हो सकता है, खिलौने के रिगार्डिंग हो सकता है, या फिर कंपोनेंट्स ऑफ साइकिल, ठीक है, रेडियो टीवी इनके रिगार्डिंग हो सकता है। तो ये इस टाइप से चलता है। तो बैच कोस्टिंग क्या होता है, अगर एक ही लाइन में बोले तो बैच ऑफ द सिमिलर प्रोडक्ट इज ट्रीटेड एज वन जॉब, यानी कि जो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट होते हैं उनको एक बैच बोल देते हैं, ठीक है। तो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है सर? होल बैच की, पूरे के पूरी 100 के 100 जो आपकी मेडिसिन के पत्ते हैं, 100 की 100 जो आपकी बोतल है लिक्विड की, वो सारे की सारी काउंट की जाते हैं। फॉर्मूला भी दे रखा है इसका, देखिए आइए पढ़ते हैं इसका क्या कुछ फॉर्मूला हो सकता है। नंबर 1, पर यूनिट कॉस्ट निकालनी, इसमें क्या निकालनी है? पर यूनिट कॉस्ट। देखिए पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट ऑफ द बैच, मान लिया कि एक बैच को बनाने में आपके रुपए लगे 1,00,000, नंबर ऑफ यूनिट कितने बचे सर? 100 पत्ते बने हैं, तो कितना हो जाएगा? 1,000 रुपये पर जो आपका पत्ता है उसकी रेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल निकाला जा सकता है। अब अगर मैं बात करता हूँ हर, सो द सेपरेट कॉस्ट सीट इज मेंटेन फॉर ईच बैच, हर बैच के लिए अलग से कॉस्ट सीट आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। जैसे भी हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हर बैच को अलग से डील करना आपको। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, चाहे वो मटेरियल हो, लेबर हो, मशीनरी हो, कोई भी खर्चा हो, ठीक है, कॉस्ट कंपोनेंट फॉर होल लोट आर असेंबल्ड, यानी कि जब भी आप प्रोडक्शन करना स्टार्ट करोगे तो उससे पहले उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मटेरियल, लेबर, मशीन आर्स लगेंगे, उन सब के सारे कॉस्ट को आप कंबाइन कर लोगे, ठीक है। फिर आप बैच का प्रोडक्शन करना स्टार्ट करोगे, पहले नहीं करोगे, ये ध्यान रखना आपका। तो जो स्पेसिफिक ऑर्डर कोस्टिंग होती है वो वहाँ पर अप्लाई होती है जहाँ पर सिमिलर टाइप के आर्टिकल्स होते हैं जिनको ग्रुप्स में या बैच में बनाया जा सकता है, चाहे वो उनको सेल करने के लिए, चाहे फैक्ट्री के अंदर यूज करने के लिए बनाया जा सकता है। तो सर कोस्टिंग कैसे निकालेंगे, इसके अंदर कॉस्ट शीट कैसे बनाएंगे? आपने बोल दिया कि एक ही जॉब को, एक ही बैच के लिए पूरी कॉस्टिंग निकालते हैं। तो देखिए इन दी बैच कोस्टिंग 2 अलग अलग पॉइंट होता है। पहला तो सर हर मशीन को सेटअप करने की, ठीक है, एवरी टाइम न्यू सेटअप कॉस्ट ऑफ ए मशीन, और फिर बैच का साइज, ये दोनों मैटर करते हैं, ठीक है। हर बार हर बैच के लिए, जैसे कि मैंने बोला अगर मेडिसिन आपको बोल सकते हैं गोली चाहिए तो अलग से मशीन का सेटअप करना पड़ेगा,
आपको कैप्सूल चाहिए तो अलग से होना चलेगा, अगर आपको कोई बोतल वगैरह चाहिए दवाई की, खांसी वगैरह किसी की रिगार्डिंग है तो वो अलग से काम चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग बैच बनाए जाते हैं, और जब ये बैच का काम करना स्टार्ट किया जाता है, इनके कंपोनेंट्स को पहले इकट्ठा किया जाता है, फिर काम करना स्टार्ट किया जाता है। तो जैसे ही मशीनरी को हर बार इनके अकॉर्डिंग ही सेट करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, इसके अकॉर्डिंग ही सेट करना आपको पड़ता है। तो सबसे पहला आता है सेटिंग ऑफ द कॉस्ट। जब भी कोई न्यू ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट आपको बनाना है या बैच बनाना है तो मशीन को अलग से सेटअप करना पड़ता है, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। हर बार गोली के साइज के अकॉर्डिंग, आप बोल सकते हो ड्रग्स के साइज के अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग आपको मशीन का सेटअप करना पड़ेगा। तो सेटअप में टाइम भी लगता है, उस टाइम को भी कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, हर बैच के रिगार्डिंग आपको स्पेशल ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो जो एक बैच को सेटअप करने में जो कॉस्ट आती है उसको हम डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर वो सिर्फ और सिर्फ उस कॉस्ट के प्रोडक्शन, उस कॉस्ट को प्रोड्यूस करने के लिए कॉस्ट आई थी। नेक्स्ट वन दिया गया है अपना, नेक्स्ट वन दिया गया है, सेकंड पॉइंट है बैच साइज। पहले क्या था, सेटअप कॉस्ट, दूसरा क्या है बैच साइज। कि बैच का साइज छोटा है बड़ा है, ये डिपेंड करता है सर कितनी आर्टिकल को आप एक साथ प्रोड्यूस करना चाहते हो। ठीक है, इनके बैच के अंदर कितनी आर्टिकल्स या आइटम्स हैं जिनको आप प्रोड्यूस करना चाहते हो, वो बैच कॉस्टिंग के ऊपर। तो बैच का साइज हमेशा ही ना छोटा लेना चाहिए ना बड़ा लेना चाहिए, बल्कि इतना हो कि वो इकोनॉमिकली जिसको हैंडल किया जा सके, जिसका खर्चा कम से कम हो। वही बात है ना, जैसे हमने आपको याद हो तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपने पढ़ा होगा EOQ मेथड, इन्वेंट्री के अंदर कहाँ पढ़ा होगा ये, इन्वेंट्री टेक्निक के अंदर। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सर ना ही तो स्टॉक ज़्यादा रखना चाहिए ना ही कम रखना चाहिए। तो इसी तरह से जो बैच का साइज है एक साथ प्रोड्यूस जो आप करोगे वो ना ही बड़ा होना चाहिए ना ही छोटा होना चाहिए। तो जैसे EOQ होता है वैसे ही इसमें EBQ होता है। इकोनॉमिक ऑर्डर की बजाय आ जाएगा बैच, और क्वांटिटी का क्वांटिटी, यानी कि यहाँ पर ऑर्डर की बजाय क्या लिख दोगे आप, बैच। तो इसको जो है बैच साइज को ऑप्टिमम साइज या इकोनॉमिक बैच ऑर्डर क्वांटिटी भी बोल सकते हैं EOQ की तर्ज पर। तो इसके अंदर भी जैसे सर इसके अंदर इन्वेंट्री वाले में दो तरह की कॉस्ट होती थी, आपको याद हो थोड़ा बहुत, कि एक तो होती थी सर हमारी होल्डिंग कॉस्ट, अगर हम रखते हैं तो माल को इकट्ठा मंगा के, और नहीं रखते तो एक आपकी होती थी, आपकी बोल सकते हो कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जिसको हम बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बोल सकते हैं, तो हो जाते हैं। ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट बोल देते हैं, याद रख लो, और होल्डिंग कॉस्ट को कैरिंग कॉस्ट भी बोल देते हैं। तो सेम डिट्टो इसमें भी दो तरह की कॉस्ट आती हैं इकोनॉमिक ऑर्डर इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी के अंदर। एक आती है सेटिंग कॉस्ट, कि मशीन को सेटअप करने की जो फिक्स कॉस्ट होती है, लाइक जो मशीन को सेटअप करने के लिए सैलरी देनी पड़ेगी स्टाफ को, रेंट देना पड़ेगा, इंश्योरेंस वगैरह, इंस्पेक्शन वगैरह, लाइटिंग वगैरह, वो सर फिक्स होती है, ये तो आएगी आएगी। और एक होती है आपकी कैरिंग कॉस्ट, जो होल्ड करके रखनी पड़ती है। क्या रखनी पड़ती है, होल्ड करके रखनी पड़ती है। जैसे ये वेरिएबल नेचर की होती है। अच्छा, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, जो सेटिंग करने की कॉस्ट होती है मशीन को वो होती है फिक्स। क्या होती है, फिक्स। और जो मैं बात कर सकता हूँ, जो आपको कैरी करने की कॉस्ट होती है, कैरिंग कॉस्ट, वो होती है वेरिएबल। क्या होती है, वेरिएबल। ये आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए। ठीक है, वो क्या होती है, वेरिएबल नेचर की होती है। तो कैरिंग कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है, कैरिंग कॉस्ट के अंदर आता है कॉस्ट ऑफ स्टोरेज, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ फंड, जो आपने लिया है पैसा माल बनाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है, स्पॉइलेज कॉस्ट, हैंडलिंग कॉस्ट, ये इसके अंदर आ जाता है। तो बात यह है कि सर कहाँ पर हम इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कहाँ पर डिसाइड करेंगे, जहाँ पर सेटिंग कॉस्ट बराबर हो कैरिंग कॉस्ट के, जहाँ पर बराबर हो। क्यों? क्योंकि सर वहाँ पर क्या होता है, टोटल कॉस्ट हमेशा क्या होती है, मिनिमम। यानी कि ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो इन्वेंट्री वाला फॉर्मूला था उसी के बेस पर बनाया गया है, वही इसका बिल्कुल फॉर्मूला है। EBQ का फॉर्मूला क्या होगा, √2A। ए का मतलब होता है एनुअल डिमांड ऑफ ए यूनिट, कितनी डिमांड है जी आपकी कस्टमर की। फिर S का मतलब होता है सेटिंग अप कॉस्ट पर बैच, और C का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो ये था आपका पूरा का पूरा जॉब कॉस्टिंग के रिगार्डिंग। आगे फर्दर पढ़ेंगे हम अलग अलग टाइप की कॉस्टिंग के बारे में, और जैसे कि प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग। तो बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू ऑल ऑफ यू।